साल 2014 में दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक बड़ी गलती कर दी। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए उन्होंने आसमान में CW7 नाम का एक केमिकल छोड़ा, लेकिन ये प्रयोग बुरी तरह से फेल हो गया। केमिकल ने धरती को इतना ठंडा कर दिया कि पूरी दुनिया बर्फ की चादर में ढक गई। तापमान -115 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इंसान तो क्या, जानवर और पेड़ पौधे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक अमीर बिजनेसमैन विल्फोर्ड ने पहले से ही इस तबाही का अनुमान लगा लिया था। उसने स्नोपियर्सर नाम की एक विशाल ट्रेन बनाई थी। ये कोई साधारण ट्रेन नहीं थी, ये एक चलता फिरता शहर थी। ट्रेन में अपना खुद का इकोसिस्टम था, जहाँ खाना उगाया जा सकता था, पानी की व्यवस्था थी और सबसे खास बात, इसका इंजन परपेचुअल मोशन पर चलता था, यानी हमेशा के लिए बिना रुके चल सकता था। जब धरती पर जिंदगी खत्म होने लगी तो दुनिया भर के अमीर लोगों ने इस ट्रेन में अपनी जगह खरीद ली। लेकिन जब तबाही आई तो हजारों गरीब लोग भी अपनी जान बचाने के लिए जबरन ट्रेन में घुस गए। विल्फोर्ड ने उन्हें बाहर नहीं निकाला, लेकिन उन्हें ट्रेन के सबसे पिछले डिब्बों में ठूंस दिया, जहाँ न रोशनी थी, न सफाई और न ही इज्जत। अब 2031 का साल था। ट्रेन लगातार 17 साल से दुनिया भर में एक ही ट्रैक पर घूम रही थी, जो कभी खत्म नहीं होता था। पिछले डिब्बे में रहने वाले गरीब लोगों की जिंदगी नरक से भी बदतर थी। उन्हें खाने के नाम पर सिर्फ प्रोटीन बार मिलता था, एक काली जेली जैसी चीज जो देखने में ही घिनौनी लगती थी। उनके डिब्बे में इतनी भीड़ थी कि सोने के लिए भी ढंग की जगह नहीं थी। कर्टिस एवरेट नाम का एक आदमी इन गरीब लोगों का लीडर बन चुका था। उसके साथ थे एडगर, एक जवान लड़का जो कर्टिस को अपना भाई मानता था, और गिलियम, एक बूढ़ा आदमी जो सबको सही सलाह देता था। कर्टिस ने पिछले 17 सालों में देखा था कि कैसे उनके लोगों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। हर महीने मेसन नाम की एक औरत आती थी जो अमीरों की तरफ से काम करती थी। वो अजीब से बड़े चश्मे और फर कोट पहनती थी। उसकी नकली मुस्कान के पीछे एक क्रूर दिमाग छुपा था। उसके साथ आते थे हथियारबंद सिपाही जो मास्क और काली यूनिफॉर्म पहने रहते थे। एक दिन मेसन गरीबों के डिब्बे में आई। उसने घोषणा की कि एक गरीब आदमी ने नियम तोड़े हैं। उस शख्स ने प्रोटीन बार बनाने वाली मशीन से एक ऊर्जा चुरा लिया था। सजा के तौर पर मेसन ने उसका हाथ बाहर निकलवा दिया, जहाँ तापमान -115 डिग्री था। 7 मिनट में आदमी का हाथ पत्थर की तरह जम गया। फिर सिपाहियों ने उस हाथ को हथौड़े से तोड़ दिया। चीखें पूरे डिब्बे में गूंज उठी। मेसन ने ठंडी आवाज में समझाया, ये ट्रेन एक पवित्र इंजन है। इंजन सबसे आगे है तो सबसे महान है। हम सब इंजन के पुर्जे हैं। हर किसी को अपनी जगह पर रहना होगा। पिछला डिब्बा जूते का तला, सिर इंजन। जूते के तले को कभी सिर नहीं बनना चाहिए। उस रात कर्टिस गिलियम के पास गया। गिलियम के पास हमेशा जवाब होते थे। उसने बताया कि बगावत का सही समय आ गया है। पिछले 17 सालों में वो चुपचाप एक प्लान बना रहे थे। कर्टिस ने पूछा, लेकिन सामने के डिब्बों के दरवाजे बंद हैं, हम खोलेंगे कैसे? गिलियम मुस्कुराया। उसने बताया कि ट्रेन में एक कोरियाई आदमी है, नांगोंग मिन्सू। वो इस ट्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम बनाने वाला इंजीनियर था। अगर कोई इन दरवाजों को खोल सकता है तो वही खोल सकता है। लेकिन एक समस्या थी, नांगोंग को ड्रग्स की लत थी। उसे क्रोनोल नाम का एक नशीला पदार्थ चाहिए होता था जो उसे हमेशा नशे में रखता था। कर्टिस को पता चला कि सामने वाले डिब्बों में क्रोनोल की फैक्ट्री है। उन्हें पहले वहां पहुंचना होगा, क्रोनोल चुराना होगा और फिर नांगोंग को अपने साथ मिलाना होगा। प्लान तैयार हो गया, लेकिन एडगर ने पूछा, अगर हम सामने पहुंच गए फिर क्या? कर्टिस ने जवाब दिया, फिर हम इंजन पर कब्जा कर लेंगे, विल्फोर्ड को हटाएंगे और इस ट्रेन को हम चलाएंगे बराबरी के साथ। गिलियम ने एक चेतावनी दी, याद रखो, जितना आगे जाओगे उतनी ही खतरनाक चीजें देखोगे। अमीरों की दुनिया हमसे कहीं अलग है। वहाँ तुम्हें अपने असली दुश्मन नहीं मिलेंगे, तुम्हें अपने ही लोग मिलेंगे जो अमीरों के गुलाम बन चुके हैं। नए साल की सुबह थी। प्रोटीन बार बांटने वाले सिपाही आए। ये मौका था। कर्टिस ने संकेत दिया और अचानक सब कुछ शुरू हो गया। गरीबों ने सिपाहियों पर हमला कर दिया। चीख पुकार मच गई। एडगर ने एक सिपाही को पकड़ा और उसकी बंदूक छीन ली, लेकिन कर्टिस को पता था कि बंदूक में गोलियां नहीं है। गिलियम ने बताया था कि 17 साल में गोली बारूद खत्म हो चुका है। सिपाही सिर्फ डराने के लिए बंदूकें रखते हैं, असली हथियार हैं कुल्हाड़ी, चाकू और लोहे की रॉड। कर्टिस और उसके साथी अगले डिब्बे में घुस गए। वहाँ उन्हें नांगोंग मिला जो एक छोटे से सेल में बंद था। उसकी बेटी योना भी उसके साथ थी। कर्टिस ने उनके सामने प्लान रखा। नांगोंग ने कहा, मुझे क्रोनोल चाहिए, बहुत सारा क्रोनोल, तभी मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोलूंगा। कर्टिस मान गया। उन्होंने नांगोंग और योना को आजाद किया। अब उनकी टीम बन चुकी थी, कर्टिस, एडगर, नांगोंग, योना और कुछ और साथी। जैसे ही वो अगले डिब्बे की तरफ बढ़े, मेसन ने अलार्म बजा दिया। अब पूरी ट्रेन को पता चल गया था कि गरीबों ने बगावत कर दी है। अगला डिब्बा खुला तो अंदर का नजारा डरावना था। काले कपड़ों में लगभग 40 से 50 सिपाही खड़े थे। हर किसी के हाथ में तेज धार वाली कुल्हाड़ी थी। उनके चेहरे पर मास्क
वयस्क थे और आंखें ठंडी व निर्दयी थी। कर्टिस ने सबको शांत रहने का इशारा किया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, जल्दबाजी मत करना, धैर्य रखो, एक साथ हमला करेंगे तो जीत सकते हैं। लेकिन तभी अचानक ट्रेन एक लंबी काली सुरंग में दाखिल हो गई। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। सिपाहियों ने तुरंत नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए। वो अंधेरे में भी साफ देख सकते थे, लेकिन गरीब लोग पूरी तरह अंधे हो गए। नरसंहार शुरू हो गया। अंधेरे में सिपाहियों की कुल्हाड़ियां चलने लगी, चीखें गूंज उठीं, खून की गंध फैल गई। कर्टिस के कई साथी वहीं मारे गए। एडगर घबरा गया, उसे कुछ दिख नहीं रहा था, बस चीखें सुनाई दे रही थी। तभी कर्टिस के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जोर से चिल्लाया, मशाल, कोई मशाल लाओ। एक छोटा लड़का टिमी पीछे से मशाल लेकर भागा। उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। जैसे ही आग की रोशनी फैली, पूरा डिब्बा चमक उठा। अब गरीब लोग देख सकते थे। खेल पलट गया। कर्टिस ने एक सिपाही की कुल्हाड़ी छीनी और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। एडगर ने दूसरे सिपाही के पेट में चाकू भोंक दिया। अब संख्या में ज्यादा होने का फायदा गरीबों को मिल रहा था। सिपाही एक एक करके गिरने लगे। कुछ देर में ही जमीन लाशों से पट गई। कर्टिस के कपड़े खून से लाल हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। जब धुआं साफ हुआ तो उन्होंने एक कोने में छुपी हुई मेसन को पकड़ लिया। वो डर से कांप रही थी। उसका बड़ा चश्मा टूट चुका था और फर कोट खून से सना था। कर्टिस ने उसे बालों से पकड़कर खींचा। अब बताओ, अगले डिब्बों में क्या है, कितने और सिपाही हैं? मेसन ने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ आदेश मान रही थी। मैं विलफोर्ड की नौकर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। कर्टिस ने उसके गले पर चाकू रख दिया। झूठ मत बोल, तू मेसन है, विलफोर्ड की दाहिनी बाजू, तुझे सब पता है। डर के मारे मेसन ने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि अगले कुछ डिब्बों में खाने की फैक्ट्रियां हैं, फिर ग्रीन हाउस है जहाँ सब्जियां उगाई जाती है, उसके बाद एक्वेरियम है जहाँ मछलियां पाली जाती है, फिर स्कूल, पार्टी हॉल और आखिर में इंजन। लेकिन उसने ये भी बताया कि हर डिब्बे में अलग तरह की सुरक्षा है और सबसे खतरनाक आदमी है मिनिस्टर मेसन के ऊपर वाला अधिकारी। कर्टिस ने मेसन को अपने साथ बंधक के रूप में रखने का फैसला किया, शायद वो आगे काम आए। जब लड़ाई खत्म हुई तो कर्टिस ने अपने साथियों की गिनती की। 40 लोग साथ आए थे। अब सिर्फ 15 बचे थे, बाकी सब मारे जा चुके थे। टिमी भी, वो छोटा लड़का जो मशाल लाया था, एक कुल्हाड़ी की चपेट में आकर मर गया था। एडगर बुरी तरह टूट गया। टिमी उसका दोस्त था। वो लाश के पास बैठकर रोने लगा। कर्टिस ने उसका कंधा थपथपाया। हम पीछे नहीं हट सकते, कर्टिस ने कहा। अगर हम यही रुक गए तो उनकी मौत बेकार चली जाएगी। हमें आगे बढ़ना होगा। कर्टिस ने फैसला किया कि अब सिर्फ चुनिंदा लोग ही साथ चलेंगे, बाकी को पीछे छोड़ दिया जाएगा ताकि पीछे के डिब्बों पर कब्जा बना रहे। आखिरकार सिर्फ 5 लोग बचे, कर्टिस, एडगर, नांगोंग, योना और टान्या, जिसके बेटे टिमी को अमीरों ने चुरा लिया था। जैसे ही वो अगले डिब्बे में घुसे, उन्हें एक भयानक नजारा दिखा। वहाँ विशाल मशीनें थी जो कुछ काले रंग का गाढ़ा पदार्थ बना रही थी। ये वही प्रोटीन बार था जो गरीबों को खाने के लिए दिया जाता था। लेकिन असली सच्चाई देखकर सबकी आत्मा कांप गई। मशीनें कीड़े पीस रही थी, तिलचट्टे, कॉकरोच और दूसरे कीड़े मकोड़े। हजारों की संख्या में कीड़े एक बड़े ड्रम में इकट्ठा थे और मशीन उन्हें पीसकर दबाकर प्रोटीन बार बना रही थी। एडगर के मुंह से निकल गया, हम 17 साल से कीड़े खा रहे थे। कर्टिस का चेहरा सख्त हो गया। अब उसकी नफरत और भी गहरी हो गई थी। उसने मशीनों को देखा और कहा, अमीर लोग हमें इंसान भी नहीं समझते, उनके लिए हम कीड़े से भी नीचे हैं। टान्या को उल्टी आ गई। योना ने मुंह पर कपड़ा रख लिया। सबका पेट मचल रहा था, लेकिन रुकने का समय नहीं था। नांगोंग ने एक तरफ इशारा किया। वहाँ एक छोटी अलमारी थी जिस पर क्रोनोल केवल अधिकृत कर्मियों के लिए लिखा था। उसने तेजी से अलमारी खोली और क्रोनोल की शीशियां निकाल ली। चलो, नांगोंग ने कहा, अब मैं तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल सकता हूँ। अगला डिब्बा जैसे किसी दूसरी दुनिया का था। वहाँ सूरज की रोशनी जैसी कृत्रिम लाइटिंग थी। हरे भरे पौधे, ताजी सब्जियां, टमाटर, खीरे, सलाद, सब कुछ उग रहा था। हवा में ताजगी की खुशबू थी। कर्टिस अवाक रह गया। पिछले 17 साल में उसने सिर्फ प्रोटीन बार देखी थी और यहाँ इतनी ताजी असली सब्जियां थी। एक माली ने उन्हें देख लिया और चिल्लाने लगा, लेकिन एडगर ने तेजी से उसे चुप करा दिया। वो आगे बढ़ते गए। अगले डिब्बे में एक्वेरियम था। विशाल टैंकों में मछलियां तैर रही थी, सैल्मन, ट्राउट और दूसरी समुद्री मछलियां। कर्टिस को गुस्सा आ रहा था। पिछले डिब्बे में लोग भूख से मर रहे थे और यहाँ इतना सारा खाना बर्बाद हो रहा था। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी सुशी काट रहा था। ताजी मछली को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसे सजा रहा था। कर्टिस का हाथ चाकू पर चला गया, लेकिन नांगोंग ने उसे रोक दिया। अभी नहीं, नांगोंग ने कहा, जितनी कम हलचल उतना बेहतर। वो चुपचाप आगे बढ़ते गए। हर डिब्बे में अमीरी की चमक दमक थी। एक डिब्बे में हेयर सैलून था जहाँ महिलाएं बाल सेट करवा रही थी। दूसरे में सोना और स्पा था। कर्टिस को समझ आ गया कि ट्रेन सिर्फ 2 हिस्सों में नहीं बनती थी। यहाँ कई स्तर थे। पिछले डिब्बे में गरीब, बीच में मध्यम वर्ग के नौकर और अगले
अगले डिब्बों में अमीर। अचानक वो एक ऐसे डिब्बे में आ गए जहाँ बच्चों की आवाजें आ रही थी। ये स्कूल था। एक खूबसूरत सी टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी। दीवारों पर विलफोर्ड की तस्वीरें लगी थी। बच्चे एक गाना गा रहे थे, विलफोर्ड हमारे रक्षक है, इंजन हमारा भगवान है, ट्रेन हमारा घर है, हम सब एक परिवार है। कर्टिस को देखकर बच्चे डर गए। टीचर ने भी उन्हें देखा। उसकी आंखों में पहले तो डर था, फिर अचानक उसका हाथ अपने बैग की तरफ गया। नांगोंग ने चिल्लाया नहीं, लेकिन देर हो चुकी थी। टीचर ने बैग से एक रिवॉल्वर निकाली और कर्टिस पर गोली चलाने लगी। गोलियां सच्ची थी। एडगर घायल हो गया। तभी एक चमत्कार हुआ। तान्या ने एक चाकू फेंका जो सीधा टीचर के गले में जा लगा। टीचर गिर गई। बच्चे चीखने लगे। कर्टिस ने तेजी से आगे का दरवाजा खोला। भागो, उसने कहा। लेकिन जैसे ही ट्रेन घूमी, पीछे के डिब्बे से काले कपड़ों में सिपाही आ गए। इस बार उनके पास असली बंदूकें थी। गोलीबारी शुरू हो गई। वो भागते हुए साउना वाले डिब्बे में घुस गए। अंदर अमीर लोग आराम कर रहे थे, स्टीम बाथ, मसाज और रिलैक्सेशन। कर्टिस की टीम के घुसते ही सब भागने लगे। सिपाही भी पीछे पीछे आ गए। लेकिन कर्टिस की एक चाल थी। उसने साउना की स्टीम को पूरी ताकत से चालू कर दिया। पूरा डिब्बा गर्म भाप से भर गया। कुछ दिख नहीं रह रहा था। इस भाप में कर्टिस और उसके साथी सिपाहियों पर हावी हो गए। एक एक करके सिपाहियों को मार गिराया। लेकिन इस लड़ाई में तान्या भी बुरी तरह घायल हो गई। जब भाप साफ हुई तो जमीन पर लाशें बिछी थी। कर्टिस खून से लथपथ था। एडगर का कंधा गोली से छिल गया था, लेकिन वो जिंदा थे। तभी नांगोंग ने कुछ अजीब देखा। उसने जमीन पर बर्फ का एक छोटा टुकड़ा देखा। वो बर्फ पिघल नहीं रही थी, हालांकि डिब्बा अंदर से गर्म था। इसका मतलब था कि ये बर्फ अभी अभी बाहर से आई थी। नांगोंग ने बर्फ को ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, ये सामान्य बर्फ है, बाहर की बर्फ। कर्टिस ने पूछा तो नांगोंग ने समझाया, इसका मतलब कि बाहर का तापमान अब उतना कम नहीं है। अगर बर्फ इतनी देर तक नहीं पिघल रही तो बाहर का तापमान शायद -20 या 30 डिग्री हो। इंसान उस तापमान में जिंदा रह सकता है अगर सही कपड़े हो तो। ये एक बड़ी खोज थी। शायद बाहर की दुनिया में अब जिंदगी संभव थी। अगला डिब्बा एक नाइट क्लब था। रंगीन लाइटें, तेज संगीत और नाचते हुए लोग। यहाँ अमीर लोग पार्टी कर रहे थे जैसे बाहर की दुनिया खत्म ही नहीं हुई हो। कर्टिस को देखकर कुछ देर के लिए सब रुक गए। फिर अचानक सब भागने लगे, लेकिन कुछ नशे में धुत लोग वहीं पड़े रहे। तान्या एक कोने